फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी पोर्टल। तो चलिए हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? पॉलिटी में पढ़ेंगे क्या? भारत का संवैधानिक इतिहास, अध्याय 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों को हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पे 1773 से लेकर 1853 तक। उसके बाद फिर देखते हैं बाद में फिर 1853 से 58 से लेकर 1847 तक, 1947 तक। भारत का संवैधानिक इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से 31 दिसंबर 1600 को शाही चार्टर प्राप्त किया था। इस चार्टर के द्वारा कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के लिए भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया गया, जिसमें कंपनी का संविधान उसकी शक्ति और विशेषाधिकार निर्धारित थी। आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स प्रथम ने मई 1609 में एक नवीन चार्टर आदेश पत्र के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया। 1771 के अंत तक कंपनी बंगाल की सत्ता पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर लिया, जिस कारण ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में लाने हेतु समय पर विभिन्न एक्ट पारित किया, जो इस प्रकार हैं। कंपनी का शासन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो हो गया। इस एक्ट यहाँ पर कंपनी का शासन हो गया 1773 से लेकर 1858 तक। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। इस एक्ट को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। इस अधिनियम का भारतीय संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्व था। इस अधिनियम का भारतीय संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्व था यथा यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता मिला। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया तथा उसकी सहायता के लिए चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जो शासन की समस्त शक्ति का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। वारेन हेस्टिंग को इस एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया तथा फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग और मानसन एवं बर्बेल को
4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में नामित किया गया। इस अधिनियम के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले ये सभी प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थी। अधिनियम के अधीन वर्ष 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल बिहार और उड़ीसा शामिल थी। सर एलिजा एम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य चेवर्स लिमेस्टर एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्ट कंपनी की गवर्नर बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आरंभ कर दिया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को बेहतर बनाना था, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद और कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के सख्ती का सीमांकन नहीं किया गया। यही कारण है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास व भूल की संज्ञा दी गई है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंध का समीकरण करना था। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई कंपनी के कर्मचारी सरकारी हैसियत से कोई कार्य करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। इस कानून के द्वारा कोलकाता
कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय के लिए निर्देशों और विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाज तथा परंपराओं का ध्यान रखा जाए। इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट के अनेक विवादों और कठिनाइयों को दूर कर सरकार को सुदृढ़ बनाने में सहायता हुआ। अब हो गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट को 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा पारित किया गया, जिस कारण इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इससे निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधिकार एवं नियंत्रण कर सके। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई और गवर्नर को परिषद पर विशेष अधिकार दिया गया। साथ ही बम्बई और मद्रास की सरकार को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी के द्वारा भारत में जीती गई क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अब देखते हैं 1786 का अधिनियम। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। कॉर्नवालिस ने यह पद स्वीकार करने से पहले मांगे रखी। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ बनाया जाए। ठीक है। साथ ही विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को मानने या ना मानने का अधिकार हो। मतलब इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ। उपरोक्त शर्तों को 1786 के अधिनियम में लागू करते हुए कॉर्नवालिस को पहला सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ बनाया गया। 1793 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा जो शक्तियां कॉर्नवालिस को दी गई थी, वे
वे भविष्य में बनने वाले सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसी के लिए विस्तारित कर दिया गया। इसके तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। इसने गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी सरकारों के ऊपर नियंत्रण की शक्ति प्रदान की। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि नियंत्रण मंडल के सदस्य एवं कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व में से ही दिया जाए। अब देखते हैं नोट क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार 1600 ईस्वी में दिया गया था। इससे पहले 1593 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी लिबेन को स्थल मार्ग से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1813। तो इस एक्ट की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को समाप्त आंशिक रूप से कर दिया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार के एक अधिकार को बनाए रखा गया। यानी अब भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश वासियों के लिए खोल दिया गया, मतलब कुछ सीमाओं के तहत खोल दिया गया। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने तथा आधुनिक विज्ञान संबंधित ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्व को स्थापित किया गया। इसके तहत भारत की स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर नहीं भुगतान करने का पर दंड की भी व्यवस्था की गई। देखते हैं चार्टर अधिनियम 1833 देखते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा सभी सिविल तथा सैनिक शासन तथा राजस्व की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कानून बनाने की शक्ति को केंद्रीकरण कर गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
और मद्रास तथा बम्बई की परिषदों की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। इस एक्ट के द्वारा विधायी क्षेत्रों में भी केंद्रीयकरण आरंभ कर दिया गया। विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार कर पहले के 3 सदस्यों के अतिरिक्त उसमें एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य जोड़े गए। भारतीय कानूनों को वर्गीकरण करने तथा सुधारने की भावना से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में वर्ष 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पद धारक करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, वर्ण या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के अधीन दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और अंततः 1843 ईस्वी में दासता को धारा 5 के तहत समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के तहत सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अगला पाच्य विवाद को सुलझाने को लेकर 1834 में मैकाले आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने जो सिफारिश दी उस आधार पर 1835 ईस्वी में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। भारत में अंग्रेजी राज्य के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले से संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में मिलते हैं। चार्टर अधिनियम 1853 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम में यह अंतिम अधिनियम था। इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय विधान तंत्र में निम्न परिवर्तन किए गए। इस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई जिससे विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर 12 हो गए।
इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। यही परिषद ने छोटी संसद, लघु संसद की तरह कार्य किया। इस अधिनियम के तहत सरकारी सेवा में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया और इस प्रकार पहली बार सिविल सेवा में भारतीयों को भी शामिल किया गया। इसके लिए वर्ष 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम करके 18 कर दी। इसमें से 6 सदस्यों को क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में से चार भारतीय प्रांत क्रमशः बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के प्रांतीय सरकार के द्वारा चुनाव किया गया था। तो अब देखते हैं ताज का शासन 1858 से लेकर 1947 तक। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर सत्ता ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इस एक्ट के तहत एक नई पद भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सृजन किया गया। इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उसके समस्त अधिकार भारत राज्य सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सौंप दिया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन प्रणाली जिसे 1784 ईस्वी में शुरू की गई थी को समाप्त कर दिया गया। भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। इसमें 7 सदस्य की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा, 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी। इसका खर्च भारतीय राजस्व से वहन किया जाता था। इसके तहत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इसके तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई।
भारत के गवर्नर जनरल का पदभार बदलकर वायसराय कर दिया गया और इसके तहत लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। अब नोट है क्या, 1858 ईस्वी में भारत का प्रथम राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनली तथा आज़ादी के समय राज्य सचिव के पद पर कौन थे? लिस्टोबेल थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 हो गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस अधिनियम के तहत कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया गया। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता है। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। इसमें आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में तीन भारतीयों बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इसने वायसराय को विशेषाधिकार वो आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। इस अधिनियम में वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई, जिसके आधार पर लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 ईस्वी में की। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसके तहत बंगाल 1862 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 और पंजाब 1897 में विधान परिषद का गठन किया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद की सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य गैर सरकारी निर्धारित किए गए। इससे पहले इनकी न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम संख्या 12 थी। भारतीय परिषद अधिनियम और पहले ही ये करने थे। इसके तहत परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। नोट: ब्रिटिश काल में पहली बार बजट की शुरुआत 7 अप्रैल 1860 को जेम्स
विल्सन द्वारा किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार 1909। इस अधिनियम को वर्ष 1919 ईस्वी में सर जॉर्ज अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर पारित किया गया। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम को पारित करवाने में भारत का सचिव लॉर्ड मार्ले तथा भारतीय वायसरॉय लॉर्ड मिंटो द्वितीय का योगदान था। गलती नहीं होगा। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। इसके तहत मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव मुस्लिम ही कर सकते थे। इस प्रकार सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत के जनक के रूप में जनक के रूप में जाना गया। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आधार में वृद्धि कर केंद्रीय परिषद में इसकी सदस्यों की संख्या को 16 से बढ़ाकर 60 कर दी थी। विधान परिषद के सदस्यों को बजट स्वीकार करने से पहले वाद विवाद करने तथा बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्यपरिषद के साथ एसोसिएशन संगठन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय का कार्यकारिणी परिषद में प्रथम विधि सदस्य बनाया गया। इसके तहत विधान परिषद के सदस्य को पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। नोट: इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री एच एक्विथ लिबरल पार्टी थे। इस अधिनियम के बारे में निम्न टिप्पणी की गई है। R.C. मुजुमदार ने 1909 में सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है। K.M. मुंशी कहते हैं कि इनके अनुसार भारत शासन अधिनियम 1909 में भारत में उभरते लोकतंत्र का गला घोटती है। उसके बाद लॉर्ड मिंटो कहते हैं, लॉर्ड मिंटो ने इस अधिनियम के बारे में लॉर्ड मार्ले को लिखा था कि हम नाग के मुंह में दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। और महात्मा गांधी जी ने इस अधिनियम को भारत के लोकतंत्र को सर्वनाश करने वाला अधिनियम बताया। किसने? अब देखते हैं हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू और भारतीय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने मिलकर बनाया, जिस कारण इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है।
यह एक प्रकार का संवैधानिक सुधार था जिसमें भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को घोषणा के तहत भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई थी। इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। यह अधिनियम वर्ष 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। इस अधिनियम के तहत सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं यूरोपियों को भी सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनिन कार्टिस को माना जाता है। इसके तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया, जिसमें एक सदन को राज्य परिषद उच्च सदन तथा दूसरे को केंद्रीय विधानसभा मतलब निम्न सदन कहा गया। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित थी, जिसमें 34 निर्वाचित तथा शेष 26 को गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य थे, जिसमें से 104 निर्वाचित एवं 40 को मनोनीत होते थे। उसका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों की शक्तियां समान थी, किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा या निम्न सदन को था। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में बांटा गया है। आरक्षित विषय और उसके बाद हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यपालिका परिषद की सहायता से करता था। यह केंद्रीय सूची के विषय होते थे, जैसे राजस्व, वित्त, पुलिस, न्याय, प्रशासन, जेल, समाचार पत्र, कारखाना, बिजली, सिंचाई इत्यादि। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। यह प्रांतीय सूची के विषय होते थे, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय शासन। कृषि, माप तथा तौल, पुस्तकालय, आबकारी इत्यादि। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। ली कमीशन का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1923 की सिफारिश पर। भारत में सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। लेंगे ही हम।
इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत 1921 ईस्वी में लोक लेखा समिति का गठन किया गया। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन 1922 ईस्वी से लंदन के साथ भारत पहली बार इलाहाबाद में भी आयोजित करने जाने लगी। भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया। इसके तहत वायसरॉय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों कमांडर इन चीफ को छोड़कर में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया, जिसे 10 वर्ष के बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती थी। भारत शासन अधिनियम 1999 के अनुसार यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के पश्चात एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। ब्रिटिश शासन ने 8 नवंबर 1927 को निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व एक संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः इस आयोग में किसी भारतीयों को शामिल नहीं किए जाने की वजह से 3 फरवरी 1928 को कमीशन के आगमन पर देशव्यापी विरोध हुआ तथा साइमन गो बैक का नारा दिया गया। आयोजन के विरोध के बावजूद आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और जिस पर विचार विमर्श करने को लेकर 3 गोल मेज सम्मेलन, पहला 1930 में, दूसरा हो गया 1931 में, तीसरा हो गया 1932 में गोल मेज सम्मेलन का दृश्य आयोजित किया गया। इस गोल मेज सम्मेलन में हुई चर्चा के फलस्वरूप संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे ब्रिटिश संसद के सक्षम रखा गया। संसद से पास होने के बाद सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1930 बनकर तैयार हुआ। अब है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 एक बहुत लंबा और जटिल दस्तावेज था। इसमें 14 भाग और 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। यह जुलाई 1936 में लागू हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित यह सबसे बड़ा अधिनियम था। इस अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं जोड़ी गई थी, क्योंकि 1919 के अधिनियम के प्रस्तावना को ही इसमें जोड़ दिया गया था। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों एवं देशी रियासतों को
मिलाकर अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का निर्णय लिया गया, किंतु देशी रियासतों का संघ में शामिल न होने के कारण संघ की स्थापना नहीं हो सकी। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन के प्रावधान को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख कार्य संघ सरकार एवं इकाइयों के मध्य विवादों का निपटारा करना था। इसके तहत अब केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया तथा केंद्रीय विषयों को 2 भाषाओं में बांटा गया, आरक्षित व हस्तांतरित, परंतु यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इस अधिनियम के द्वारा संघ एवं प्रांतों के विषयों को 3 सूची में बांटा गया था। संघीय सूची 59 विषय, प्रांतीय सूची में था 54 विषय था और समवर्ती सूची में 36 विषय था। समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार दोनों मतलब संघ व प्रांत को था, परंतु दोनों के बीच विवाद की स्थिति में संघीय विधि को प्राथमिकता दी जाती थी और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल वायसराय को दी गई थी। इसके तहत 11 प्रांतों में 6 से द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। 6 प्रांत बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, असम व संयुक्त प्रांत भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर सचिव के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए गए। इसके तहत अधिनियम में संशोधन, सुधार या रद्द करने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास रखा गया। बर्मा को भारत में वर्ष 1937 ईस्वी में अलग कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए भी प्रतिनिधित्व दिया गया तथा मताधिकार का विस्तार करते हुए 10% जनता को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसके तहत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग और दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। नोट: 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। अधिनियम की आलोचना जवाहरलाल नेहरू इसे दास्तां का एक नया चार्टर, गुलामी का अधिकार पत्र कहा एवं एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मदन मोहन मालवीय, यह एक्ट ब्राह्म रूप से लोकतांत्रिक परंतु अंदर से खोखला है। किसने कहा था? मदन मोहन मालवीय ने कहा था। मोह अली जिन्ना ने कहा था, यह पूर्णतः रद्दी मूल रूप से बुरा और अस्वीकृत है।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के एक बड़े भाग को संविधान के मसौदे में पुनः स्थापित कर दिया गया है। भारतीय संविधान अधिनियम 1947 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत का विभाजन किया गया। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया। यह 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थे। इसके तहत भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर भारत को स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित करने के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की गई। भारत का विभाजन कर 2 डोमिनियन अधिराज्य अर्थ शासित प्रदेश भारत और पाकिस्तान की स्थापना किया गया। पाकिस्तान के अंतर्गत पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो भाग थे। पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल सिलहट तथा पश्चिमी पाकिस्तान में सिंध, पंजाब, उत्तर प्रदेश प्रांत, खैरपुर, बलूचिस्तान सम्मिलित था। दोनों देश जब तक नए संविधान नहीं बना लेते तब तक दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने देशों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। वायसराय का पद समाप्त कर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए एक गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सहायता से की जानी थी। इसके तहत व्यवस्था की गई कि जब तक दोनों डोमिनियन अपना नया संविधान नहीं बना लेते तब तक 1935 के अधिनियम द्वारा शासित होंगे। इन्हें 1935 के अधिनियम में संशोधन करने का भी अधिकार दिया गया। नए संविधान के निर्माण तक संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। साथ ही विधानमंडल के रूप में कार्य करते समय ब्रिटिश संसद उसके कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 15 अगस्त 1947 के पश्चात ब्रिटिश संसद का दोनों डोमिनियनों पर से नियंत्रण समाप्त होने के कारण भारत मंत्री पद को समाप्त कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन देसी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया तथा उनको किसी भी डोमिनियन में शामिल करने वो भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसके तहत शाही उपाधि भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया।
इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश में भारत सचिव का पद समाप्त कर उसकी शक्तियाँ राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए और उसके बाद माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई तथा 1946 में गठित संविधान सभा को संसद के रूप में स्वीकार किया गया। देखते हैं स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल जो कि 1946 का था। जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा था तो गृह सूचना एवं प्रशासन था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या था तो खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई को क्या था उद्योग एवं नागरिक आवृत्ति। उसके बाद जगजीवन राय को क्या था श्रम मंत्री मिला था। उसका सरदार वल्लभ भाई को मिला था रक्षा हो गया। CH भाभा को मिला था कार्य खाद्य एवं ऊर्जा मिला था। उसके बाद लियाकत अली खान को मिला था वित्तीय मिला था। अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु मिला था। आसफ अली को मिला था रेलवे एवं परिवहन मिला था। C राजगोपालचारी को मिला था क्या मिला था शिक्षा एवं कला मिला था। RI चौधरीगर को मिला था वाणिज्य मिला था। गजनफर को मिला था अली खान को मिला था स्वास्थ्य विभाग मिला था। जोगेंद्र नाथ मंडल को मिला था विविध मिला था। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 का सदस्य और धारिता ये हो गया। जवाहरलाल नेहरू को क्या मिला था जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण राज्य के मामले। उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मिला था। मौलाना अब्दुल कलाम और कमाल आज़ाद को मिला था शिक्षा मिला था। उसका डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन विभाग मिला था। आर के सन्मुखम को वित्त मिला था। उसके बाद वित्त मिला था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विधि मिला था। उसके बाद जगजीवन राम को श्रम मिला था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मिला था। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग मिला था। CH भाभा को वाणिज्य मिला था। उसके बाद रफ़ी अहमद किदवई को संचार मिला था। डॉक्टर श्याम प्रसाद को उद्योग एवं आपूर्ति मिला था। उसके बाद नरहर विष्णु गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मिला था। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर हमारा ये मेहनत आप लोग को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।